नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube के इस मंच पर। बहुत ही बड़ी खबर को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सज़ा हुई है। कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में सत्ता के विरोध के चलते वहां पर उग्र प्रदर्शन हुए थे और हिंसक भीड़ ने वहां के प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया था। वहां की प्रधानमंत्री को शेख हसीना को तुरंत एयरलिफ्ट किया गया और भारत के अंदर आकर के उन्होंने शरण ली थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिसका परिवार लंबे समय से राजनीति में रहा है, उनके पिता और शेख हसीना दोनों ही प्रधानमंत्री बांग्लादेश की रहे हैं। जिस कोर्ट ने शेख हसीना को यह सज़ा सुनाई गई है, वहाँ लोग तालियां बजाने लगे और नारे लगाने लगे। For all these three counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death। इस तरीके की वहाँ की कोर्ट ने सज़ा सुनाई। जिस समय सज़ा सुनाई जा रही थी, ढाका यूनिवर्सिटी में उसका सीधा प्रसारण किया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। फैसले से पहले एक दिन प्रदर्शन भी हुए कि शेख हसीना को कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। 2-3 घंटे की सुनवाई के बाद फैसले का पूरा प्रसारण बांग्लादेश की सरकारी टीवी पर और विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनलों पर किया गया। जिस कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सज़ा दी है, उसका गठन 2010 में शेख हसीना ने ही किया था। यानी कि शेख हसीना के द्वारा ही बनाया गया यह कोर्ट था, जिसके अंदर शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। बहुत ही विकट समय बांग्लादेश के अंदर इस समय, जब वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री जो कि भारत के अंदर शरण लिए हुए हैं और उनको वहाँ की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया ताकि 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय के युद्ध अपराधियों और नरसंहार जैसे मामलों की जांच हो सके। इस कोर्ट ने शेख हसीना को ही फांसी की सज़ा सुनाई है। 5 अगस्त 2024 को भारत जाने के बाद इस ट्रिब्यूनल का फिर गठन किया गया और 17 अक्टूबर 2024 को इस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। पिछले साल दिसंबर में औपचारिक रूप से मांग की गई कि भारत शेख हसीना को सौंप दे। भारत ने तब कोई जवाब नहीं दिया। इस फैसले के बाद भारत पर दबाव बढ़ सकता है। लगता नहीं कि भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंपेगा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में हसीना के खिलाफ कई महीनों तक सुनवाई चली। अब जाकर के फांसी की सज़ा सुनाई गई है। उन पर अपने समर्थकों को उकसाने, दमन को रोकने की नाकामी और हत्या के आदेश के मामले में यह सब तरह के मामले उन पर चलाए गए और इस हाल में उन परिवारों के लोग भी थे जिनके परिजन जुलाई 2024 के प्रदर्शन में मारे गए थे। कोर्ट के बाहर पूरी तरह से पुलिस तैनात कर दी गई, सेना भी तैनात थी। 2 घंटे की सुनवाई के बाद यह फैसला आया। कोर्ट ने कहा सारे आरोपों में एक ही सज़ा है और वह सज़ा है सजाए मौत। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो हत्याएं हुई, उसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया। शेख हसीना के साथ साथ असदुज़ जमा भी 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सज़ा हुई है। ममून बांग्लादेश में हिरासत में है और सरकारी गवाह बन गए हैं। शेख हसीना पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए, सैकड़ों लोगों का अपहरण किया, उन्हें गायब कर दिया, उन लोगों को यातनाएं दी गई और लोगों को मारकर लाशें गायब कर दी गई। 84 गवाहों ने बयान दिए हैं। शेख हसीना के ऑडियो टेप, वीडियो फुटेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए, जिनमें वे शूट टू किल का आदेश दे रही है। ड्रोन के वीडियो, अस्पतालों के रिकॉर्ड और लीक हुई बातचीत, इन सब में शामिल है। शेख हसीना इस समय भारत में हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो फैसला आया है उसे एक ऐसी अदालत ने दिया है जो गलत तरीके से गठन हुई है। इसे एक ऐसी सरकार ने बनाया है जो चुनी हुई नहीं है। इसके पास कोई जनादेश भी नहीं है। फांसी की सज़ा सुनाकर इस ट्रिब्यूनल और सरकार ने बता दिया
कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म कर देना चाहती है। हसीना ने कहा कि वे उन आरोपों से इनकार करती है कि उन्होंने मानवाधिकार का हनन किया। इस फैसले से पहले शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग ने लॉकडाउन का आह्वान भी किया। कहीं भी हिंसा होने पर गोली मारने के आदेश भी है। शहरों में प्रदर्शन की भी खबर बहुत ही कम है। आवामी लीग का कहना है कि अगस्त 2024 से पहले बांग्लादेश तरक्की की राह पर था, दुनिया की 40 टॉप इकोनॉमी में शामिल होने वाला था, गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा था पूरी तरीके से सरकार को, उनके लिए घर बन रहे थे, हेल्थ पर काम हो रहा था, देश में शांति थी, आतंकवाद का खात्मा हो रहा था, बांग्लादेश सफलता की कहानी घड़ रहा था। लेकिन उसके साथ छल किया गया, गाने गाते हुए पुराने गीत आ गए, झूठे ख्वाब दिखाए गए और देश को धोखा दिया गया। आम लोगों को पता नहीं चला कि वे सड़कों पर किसके साथ खड़े हैं। आवामी लीग का कहना है कि 15 महीने के बाद अब लोगों को दिखने लगा है कि नोबेल पुरस्कार के पीछे एक जहरीला सांप है। उसके साथ वही ताकतें खड़ी है जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश का विरोध किया था। यह सब आवामी लीग ने ट्विटर पर लिखा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब ही हुए हैं। इस फैसले के बाद और खराब होंगे। भारत में शेख हसीना के मुद्दे पर सारा विपक्ष सरकार के साथ है। भारत भी शेख हसीना को वापस करने के दबाव में लगता है कि कहीं से भी नहीं आएगा। इस वजह से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भावनाएं भड़क गई है, वहाँ काफ़ी नाराजगी भी है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाने का प्रयास भी कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अफसरों और राजनीतिकों के आने जाने के लिए एक करार हुआ है जिसके तहत अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कौन आ रहा है, बांग्लादेश से पाकिस्तान कौन जा रहा है। पाकिस्तान की धमक बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है, ऐसी खबरें आती रही है। भारत के लिए यह सब चिंता की बातें तो है, मगर भारत इसके बाद भी शेख हसीना का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। क्या भारत हसीना को फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए सौंप देगा या बांग्लादेश को? शायद इसका जवाब मालूम है, लेकिन इस फैसले के पीछे क्या मकसद हो सकता है? मोहम्मद यूनुस ने कहा कि फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, वो भी अगले साल, मगर यह नवंबर आ गया है, अभी तक कुछ भी साफ नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। 5 अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं है। फांसी के फैसले को इस रूप में देखा जा रहा है कि हो सकता है चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए यह फैसला आया हो। यूनुस खान सरकार के मुख्य सलाहकार है। इस देश में कोई निर्वाचित सरकार नहीं, कंपनी की तरह देश चल रहा है। एक सरकार का मुख्य सलाहकार कैसे हो सकता है? यूनुस पर भी दबाव है कि वे चुनाव करवाएं, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वे बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे। उनसे उम्मीद थी कि वे बांग्लादेश को लोकतंत्र की राह पर ले आएंगे और तरक्की की राह पर ले जाएंगे, लेकिन वहाँ की सरकार की सारी ऊर्जा बदला लेने में लगी हुई है। बड़ी संख्या में पत्रकारों को जेल में डालने की खबरें हैं, उनके परिवारों की हालत खराब है। छात्र नेताओं के दबाव में पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इन पत्रकारों के लिए सभी को बोलना चाहिए और इनकी रिहाई की मांग भी होनी चाहिए। बिना लोकतंत्र के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। ख्वाब चाहे कैसे भी हो, इरादा चाहे कैसा भी हो, यूनुस को बदले की राह छोड़कर बांग्लादेश की आर्थिक हालात पर ध्यान देना चाहिए। बताया जाता है कि बांग्लादेश जो एक उभरता हुआ देश रहा है, उसकी हालात खराब हो रही है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के ज़माने में गलत हुआ ही नहीं, उनके समय में भी विरोधी भावनाओं को टारगेट किया गया, मगर यह सिलसिला कब तक चलेगा? अब क्यों चल रहा है? इससे किसी भी देश और समाज का भला नहीं हो सकता है। अगर शेख हसीना के समय उनकी सरकार की आलोचना नहीं हो सकती थी, विरोधियों को जेल में डाल दिया जाता था, तो क्या अब यह सब बंद हो गया है? क्या वहाँ का मीडिया यूनुस खान पर सवाल उठा सकता है, भ्रष्टाचार पर खबरें लिख सकता है? हसीना के समय भी भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया था, तो क्या
जब भ्रष्टाचार कम हो गया है, क्या अब यूनुस के दौर में भी भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है? शेख हसीना के समय में एक बड़ी गलती हुई जिसने सभी को सबक लेना चाहिए। उन्होंने 500 मॉडल मस्जिदें बनाई, कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया। अपनी तरह के जो अपने पाले की ताकतें थी, यहाँ के एक मंत्री ने किसी पत्रकार से कहा कि इसकी जगह 500 कल्चरल सेंटर बनाए जाते तो ज़्यादा भला होता। बांग्लादेश मजहब के आधार पर नहीं बना, पाकिस्तान से अलग हुआ भाषा के आधार पर, और भाषा का संबंध संस्कृति से होता है। लेकिन हसीना ने भी अपनी पाले की कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया। हिफाजत इस्लाम का भी हसीना का समर्थक था, अब उन्हीं के खून का प्यासा बताया जाता है। दिल्ली में हसीना ने पत्रकारों को इंटरव्यू दिया तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को समन भेज दिया और मीडिया के एक्सेस पर रोक लगाने की मांग की। कुछ ही दिन पहले शेख हसीना ने भारतीय मीडिया से बातचीत की। इससे पहले उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन के पत्रकारों से भी बात की, मगर उन देशों के सामने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रखी गई। तो भारत से संबंध खराब होंगे, मगर भारत उस इतिहास को कैसे पलटने दे सकता है जिस पर आज भी गर्व करता है। फांसी का जो फैसला आया है, पहले से इसकी उम्मीद की जा रही थी कि यही होगा, लेकिन बांग्लादेश जो नई राह पर चल रहा था या तरक्की के रास्ते पर दौड़ रहा था, अब फिसलता जा रहा है। तो वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि इस बदलाव से क्या वे सब मकसद पूरे हो रहे हैं, क्या यह सब बांग्लादेश के लिए अच्छा है? कट्टरपंथ की राह पर जाना भारत के लिए भी अच्छा नहीं, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। दो पड़ोसी देशों का संबंध एक दूसरे को विकास की राह पर चलने का मौका दे रहा है। यह सब भारत को भी सोचना चाहिए, बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।